यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने कल एक 20 लाख रुपए के परसों एक 20 लाख रुपए के पैकेज या की घोषणा की। इस 20 लाख रुपए के पैकेज को लेकर उन्होंने आपके फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये कैसे जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरक्की में भारत के प्रोडक्ट की खुशबू आनी चाहिए, भारत की सभ्यताओं की खुशबू आना चाहिए, भारत की लेबर की खुशबू आना चाहिए, भारत की मिट्टी की खुशबू आना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और वर्ल्ड वाइड हम 21वीं सेंचुरी के देश बने और हम तैयार हों। उनके 2-3 तात्पर्य हैं। पहला तो ये है कि स्वदेशी हो। बहुत सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, सारा देश प्रयास करता है कि स्वदेशी इस्तेमाल हो। कुछ लोगों की हम में से सुन रहा हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ लिस्टें ऐसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट की बनाकर रखें जिससे ये पता लगे कि कौन सा स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है। जैसे आप आटे का नाम आशीर्वाद है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा ब्रांड का नाम हिंदुस्तान लीवर है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड कहाँ का है। ऐसे बहुत सारे देशी ब्रांड जिनके नाम रखे हुए अपने को लगता है ये पूर्ण स्वदेशी है, लेकिन अपने को ढूंढना पड़ता है उसमें कि ये कहाँ की कंपनी है। तो सबका जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी लिस्टें पब्लिसाइज करें कि हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी तरफ से करना है, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। भारत इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ है। दूसरा, इस स्वदेशी के साथ साथ प्रधानमंत्री जो लेबर और मिट्टी की खुशबू है, वो मिट्टी की खुशबू से तात्पर्य ये है कि क्या हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसे रिफॉर्म ला सकते हैं, और एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट हमारे देश के लिए होंगे। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में एक बड़ा भारी पैकेज अनाउंस किया है। एमएसएमई सेक्टर का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, हालांकि उसका दायरा उन्होंने ले जाकर 100 करोड़ कर दिया है, बल्कि 200 करोड़ तक कर दिया है। और 1 करोड़ रुपए के से कम वाली जो कंपनियां हैं या काम करने वाले लोग हैं उनको एमएसएमई में ले गए हैं, और स्वदेशी में ग्लोबल प्रोडक्ट 200 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करने वालों को हमने ग्लोबल प्रोडक्ट कहा है। यानी कि वो ग्लोबल प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे। बाकी ये हम लोग सुनेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन भारत में जब वाजपेयी सरकार के समय पर हमने पोखरण में एक विस्फोट किया और एक्सपेरिमेंट किया था, तब भी हमारे ऊपर बहुत सारे वैन संसार से लगे थे। और उस समय की वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन लिया था और एक इनिशिएट किया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर संसार में हमारे सर्विस सेक्टर को इनविटेशन नहीं दिया जा सकता तो हम सबको वापस बुलाते हैं और हम भारत में सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और आइए, और भारत में भारत की तरक्की में भागीदारी हुई है। आज की तारीख में भी वो परिस्थिति वर्ल्ड वाइड बन रही है, क्योंकि सब जगह सर्विस सेक्टर के जॉब कट्स हो रहे हैं। ऐसा विश्व के प्रत्येक कंट्री में जहां पर भारत के लोग भारतवंशी रहते हैं उनकी जॉब कट हो सकती है। अगर उनकी जॉब कट होती है तो वो भारत में आकर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और भारत को तरक्की के मार्ग पर ले जा सकते हैं। दूसरा, हमको सबको, जब 21वीं सदी भारत की है और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कंपनियां एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम कुछ काम करना चाहते हैं, सरकार ने पैसे के इनफ्लो के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा रिलीज़ करने की बात की है, वो आरबीआई के माध्यम से की हो। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा खराब हो सकता है कि हो रहा हो, बैंकें भी ना सुधर रही हों, सरकारें उस पर ध्यान देंगी। लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भारत में ओरिजिनली 5 प्रोडक्ट ही हैं जो हमें चाहिए। इन 5 प्रोडक्ट के चारों, ये जो पंच तत्व हैं हमारे, हम तो 5 तत्व, 5 ये 5 वो, बहुत सारी विधियां पीछे से लेकर आए। तो आज मैं ये कहता हूं कि पंच प्रोडक्ट, ये पंच प्रोडक्ट पर हम पूरा कॉन्सेंट्रेट कर जाएं अगर, तो मुझे लगता है कि भारत को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और सरकारें इस समय मदद कर रही हैं, हमको ट्रांसफॉर्म करने की मदद कर रही है केंद्र सरकार, बड़ा पैकेज उसने अनाउंस किया है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इन पंच प्रोडक्ट पर क्या हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वो पंच प्रोडक्ट क्या है? एक पंच प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की फसल होना, यानी कि उस फसल में क्या क्या चाहिए अपने को, खेती की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके इंश्योरेंस, उसका पार्टनरशिप, सरकार का ध्यान देना, सरकारी कर्मचारियों का ध्यान देना। पीछे मैंने एक पूरा उसका प्लान बताने की कोशिश की थी।
तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब उन प्रोडक्ट में हम कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं? तो हम जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेते हैं उनके अलावा क्या मेडिसिन के जो प्रोडक्ट हैं वो ले सकते हैं, क्या हर्बल खेतियां कर सकते हैं? अब आप सोच कर देखिए कि जब वास्को डिगामा भारत आया तो उसने यहाँ पाया क्या? उसने पाया यहाँ के मसाले, यहाँ की प्रोडक्ट, यहाँ के प्रोडक्ट वो जो भरकर ले गया था उससे वो बहुत रिच हो गया था, ऐसा राइटर्स ने लिखा है। तो आप समझ लीजिए कि हम एक्सपोर्टर थे इन चीज़ों के, और इन चीज़ों के एक्सपोर्टर होने के नाते हमारे पास गोल्ड आता था, और उस गोल्ड की वजह से हम विश्व में सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि हमको इंपोर्ट कुछ करना नहीं होता था, हमको सारा एक्सपोर्ट करना होता था। तो क्या हम जो हमारी मेन चीज़ है, जहाँ पेट्रोल का खर्चा नहीं है, जहाँ डीजल का खर्चा नहीं है, जहाँ जो हम इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनका खर्चा नहीं है, वो चीज़ें यहाँ प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो बिना इंपोर्ट किए यहाँ पैदा हो सकती हैं? लाइक मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में हर्बल पर चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में मेडिसिन पर चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग पर चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इस तरह की और गतिविधियां हो सकती हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट करें, पैकेजिंग पर चले जाइए, प्रोडक्ट को संभालने पर ट्रेनिंग दीजिए, देश में एक एक बच्चे को, एक एक गांव में उसकी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखिए, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को ध्यान में रखिए, उसके प्रोडक्ट की रीच को ध्यान में रखिए। आप जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला लेकर आए हैं वो। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो हमारा ऐसा होगा जो डिस्ट्रिक्ट में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके अलावा भी क्या हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो तालुका वाइज एक सरकमफ्रेंस बना सकते हैं कि इस तालुका में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसके जो विपणन केंद्र हैं, यानी कि जो सेल्स सेंटर्स हैं, उन सेल्स सेंटर्स में एक हफ्ते में एक दिन सारा प्रोडक्ट लेकर लोग जाएं और वहाँ से जिसको जो लेना है और जो बेचना है वो करके बैलेंस कर लें, तो हमें बाहर इस तालुका के बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े। यानी कि खाने पीने की पूरी सामग्री हमारी तालुका में ही पूर्ण हो जाए। अब इसमें से जो सरप्लस बचे उसके लिए अब कई तालुकाएं मिलकर हों कि भाई ये एडजेसेंट 6 तालुकाएं उसके चारों ओर पड़ती हैं, इन तालुकाओं में क्या उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट से मतलब इसका गलत मत निकालिए, लीगल बात मत करिए कि एक्सपोर्ट देश के बाहर होता है। मेरा कहने का है कि वो अपने तालुका से दूसरी तालुका में उसको तब बेचे, और उसके लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार करिए ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें एग्रीकल्चर पर। तो एक प्रोडक्ट ये है, और इस प्रोडक्ट के मामले में आपको कोई इंपोर्ट नहीं करना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिससे फॉरेन करेंसी आ सकती है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा। अब जो हम पहनते हैं वस्त्र, वो वस्त्र पहनने के लिए हमको बहुत सारे केमिकल युक्त वस्त्रों की आवश्यकता इस समय पड़ती है। हम नायलॉन पहनते हैं, हम पॉलिस्टर पहनते हैं, हम पता नहीं कौन कौन सी गबार्डिन और पता नहीं क्या क्या नाम से कपड़े को पहनते हैं। अब उनमें सबसे महंगा कपड़ा आज की तारीख में कॉटन रहती है, जो हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय पर उन्होंने कहा ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कॉटन जो है वो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है और हम कॉटन के एक्सपोर्टर भी हैं। क्या कॉटन की इंडस्ट्रियां भारत में लोकल लेवल पर चरखे लगाकर, लोकल लेवल पर छोटी छोटी जो मिल्स हैं वो लगाकर, गांव में उनकी ट्रेनिंग देकर कपड़े की बुनाई कर सकते हैं क्या? हम जहां जो कॉटन का प्रोडक्ट तैयार होता है वहीं पर उसकी इंडस्ट्री लगाकर अपने देश में ही सप्लाई कर सकते हैं क्या? और अगर कॉटन हम सीधी कच्ची भी ले आएँ, कहीं पर थ्रेड ले आएँ, धागा बनाने की इंडस्ट्री लगाते हैं या कपड़ा बुनने की इंडस्ट्री लगाते हैं, और ये हम तालुका वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक फैक्ट्रियों का ऐसा जाल बिछा दें कि भाई यहाँ पर सिर्फ कच्ची कॉटन आनी है, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे इसी शहर में बिक जाएगा। हमको इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, हमको केवल कॉटन लानी है और मशीनरी की व्यवस्था सरकार को सब्सिडरी प्राइस पर देनी है। तो जब आप कपड़े की बात करेंगे तो कॉटन चूंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कपड़ा बुनकर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारी जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो इस समय भी पावर लूम काम करते हैं, वो पावर लूम हमारी लोकल सप्लाई के लिए काम ना करें, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए काम करें, क्योंकि लोकल सप्लाई हमारे विलेज एरिया में या हमारा जो तालुका का एरिया है, तहसील का एरिया है या हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ हम धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करें कि लोग लोकली अपना प्रोडक्ट तैयार करके और इस्तेमाल कर लें। उसके लिए पहले व्यवस्था थी, जो बुनकर हुआ करता था, जुलाहा हुआ करता था, वो करता था, हर जगह था। ओल्ड सिस्टम में हमारे यहाँ जुलाहों की एक बड़ी फौज हुआ करती थी जो इसको तैयार करती थी। आज भी क्या हम जुलाहों की फौज तैयार कर सकते हैं हमारे देश में, ताकि वो लोकल प्रोडक्ट तैयार करे? जैसे कॉबलर है,
जूता काटने वाला व्यक्ति है, हमारे यहाँ एक ब्रांड भी आता है और इसके अलावा जूता काटने के लिए हमारे यहाँ व्यक्ति भी रहता है। तो हमने बहुत सारा, अगर आप कोई रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि रूरल एरिया में हम ब्रांड मिनिमम के बराबर कोई एक व्यक्ति खरीद कर लाता है, अदरवाइज हमारे लोकल एरिया में ही जूता तैयार होता है। हम अपने कॉबलर के पास जाते हैं, वो कहीं चुंगी चौराहे पर बैठता है, उसको बोलते हैं भैया एक मेरे नाप का जूता बना दो। वो एक शीट रखता है, आपके पैर का साइज लेता है और पैर का साइज लेकर कह देता है 3 दिन बाद आना, मैं आपको कट कर दे दूंगा। अब ये जूता हमें इंपोर्ट क्यों करना? अब जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो केवल एक्सपोर्ट पर काम करे। जूते का जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारे शूज का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भारत में सफिशिएंट होता है। तो हम चमड़े का जूता और जो और क्वालिटी के जूते हैं, और उनमें भी हम सिर्फ क्वालिटी तैयार करें, ऐसा ना हो रबड़ का जूते पे भी हम पीछे पड़े हुए हैं। हम कपड़े का जूता बनाते हैं, हम उसका बनाते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो क्या है कि रोटी कपड़ा जो हमारे ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहनने का है, जूते से लेकर और सर में टोपी तक, उसकी व्यवस्था हम लोकलाइज करते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करें। और बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी ऑलरेडी लगी हुई हैं, उन इंडस्ट्रीज का सिर्फ एक काम हो कि वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब तीसरी आवश्यकता हमारी है कि हम मकान बनाएं। क्या हम अपने शहरों में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं कि जो ब्रिक्स हैं वो छोटे छोटे समूह में तैयार हो जाए, या जो ब्रिक्स हैं वो कच्ची ब्रिक्स को कुछ हम और तैयार कर लें, या ब्रिक्स हमारे वेस्टेज से तैयार होने लगे और वो वेस्टेज हर गांव में, हर इलाके में होता है, उस वेस्टेज को वहां पर एडजस्ट करने की व्यवस्था कर लें। और मकान की व्यवस्था भी हम मल्टी स्टोरी बंद कर दें, और मल्टी स्टोरी बंद करके हम इनकरेज करें कि मिट्टी का मकान बनाओ। तो हर व्यक्ति अगर मिट्टी का मकान में रहने लगे, और आज डॉक्टर्स की आवश्यकता भी है और आज देश की आवश्यकता भी है कि वो मिट्टी का मकान बनाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि मड में रहिए, और नहीं तो आपको बाबा रामदेव फिर ले जाएंगे 3 महीने के लिए और अपने यहाँ आश्रम में मड में घुमाएंगे, तब हम इलाज करवा पाते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं कि उस समय भी ब्रिक्स की व्यवस्था भारत में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कच्चे मकान बने हुआ करते थे। द्वारिका में 10,000 साल पुरानी द्वारिका की कार्बन डेटिंग बताती है, और उसमें जो वास्तुशास्त्र है वो अद्भुत है। उसमें पक्की ईंटों से भगवान का महल बना हुआ है। हम मथुरा में जाते हैं, भगवान का महल पक्की ईंटों से बना है, और साउथ इंडिया के जो मंदिरों पर जाते हैं वो हजारों हजार साल पुराने हैं और पक्के पत्थरों से बने हुए हैं। तो क्या हम भारत में पत्थर बहुत पाया जाता है, उस पत्थर का केवल ट्रांसपोर्टेशन करें और उस पत्थर को रीशेप देने के बजाय पत्थरों से मकान बना लें? आप हिल एरियाज में जाएंगे तो वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से वो मकान बीच में सीमेंट लगाकर बना लेते हैं, और ऊपर से वो मिट्टी की झोप वो डालते हैं, खपरेल जिसको हम कहते हैं, वो कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी आवश्यकता हमारी जो है वो है आयुर्वेद की। हम अंग्रेजी दवाओं को खाते हैं, हमको मालूम है कि इंग्लिश मेडिसिन्स के अगर वो तुरंत असर करती है तो उसका कारण है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को भंग करती है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक और ये वो सब देते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को वीक कर देती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के साथ सूचनाएं जाना बंद हो जाती हैं और हमको लगता है कि हमको रिलीफ मिल गया है। जबकि वो जब नर्वस सिस्टम को भंग करना शुरू करता है तो हम एक चीज़ का इलाज करवाते हैं और दूसरी जगह पर इफेक्ट हो जाता है। तो मालूम पड़ा कि हम इलाज करवाने चले लीवर का और किडनी फेल हो गई, किडनी में पत्थर हो गया, उसको किडनी का इलाज करवाने चले तो मालूम पड़ा कि गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर का इलाज करवाने चले तो अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स का करने चले तो कुछ और हो गया, कभी इंटेस्टाइन खराब हो गई, यानी कि कभी आंत खराब होती है तो कभी लंग्स खराब होते हैं। तो एक चीज़ का इलाज करवाते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर हम डॉक्टर से कभी भी बाहर नहीं आ पाते। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो लोग अस्पतालों में नहीं गए वो लॉन्ग लाइफ रहते हैं, और जो जिन्होंने जरा सी बात में अस्पताल को एक्सेस, इंग्लिश मेडिसिन को एक्सेस करना शुरू कर लिया, वो एक बार उनके हुए तो आप इंश्योरेंस समझ लीजिए उस अस्पताल का, कि आपका इंश्योरेंस कर दिया उसने, और आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक उस अस्पताल के मेंबर बने रहेंगे। तो क्या हम आयुर्वेद को उस लेवल पर ले जा सकते हैं कि हमारे हर्ब्स कौन कौन से होते हैं ये हम बेसिक एजुकेशन में डाल दें? हमारे किचन का जो विज्ञान है वो कौन सा है, ये हम बेसिक एजुकेशन में डाल दें? हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, जो आसानी से मिलती हैं, उनका प्राइमरी इलाज क्या होता है? प्राइमरीली हम उसको क्या कर सकते हैं? अगर सपोज हमने वो नीम की जगह कहीं कुछ और डाल दिया, नीम की जगह कोई और पत्ती डाल दी, वो ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान नहीं करती हैं। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जहाँ पर जो बीमारी पैदा होती है वहीं पर उसका इलाज भी मिलता है, और आदिवासी क्षेत्रों में ये जो है वो प्रिवेल करता है। आदिवासी क्षेत्रों में मेडिसिन डॉक्टर्स की अभाव होता है, ये वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों से ही करते हैं।
हम बंदर्स पे चले जाएं तो मंकीज की एक खास बात है, कुत्ते की एक खास बात है कि वो उसको पेट खराब होता है तो वो घास खाता है, घास खाकर वो एक वॉमिटिंग करता है या 2 दिन खाना नहीं खाता, या वो जानता है कौन सी घास खाने से मेरा इलाज होगा। सारे जानवर जानते हैं कि कौन सा क्या खाना है और कब नहीं खाना है। अगर जानवर ये जान सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या खराब है, तो फिर हम क्यों नहीं जान सकते? क्या हमारी बेसिक एजुकेशन में वो चीज़ें लाई जा सकती हैं जो आयुर्वेद को बढ़ावा दें? हर 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 एक तालुका में या 2-3 डिस्ट्रिक्ट, 2-3 विलेज मिलाकर या एक ग्राम पंचायत में क्या हम एक आयुर्वेद के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और वो बेसिक बीमारी शुरू होने से पहले ही उसको खत्म करें? उस आयुर्वेद के डॉक्टर को क्या हम ये भी एजुकेट कर सकते हैं कि योगा को कैसे करना है, यानी कि बिना मेडिसिन के भी कुछ इलाज हो सकता है क्या? और देहात में आप जाएंगे, मैं रूरल एरिया से आता हूं इसलिए देहात में आप जाएंगे तो वहां 99% इलाज हम लोकल करते हैं। 1% लोग शहर जाते हैं, जो शहर में जब बहुत उनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। अदरवाइज हम 99% अपने यहाँ इलाज करते हैं और हट्टे खट्टे मुस्टैड रहते हैं, अंत तक काम करते हैं। मालूम पड़ा कल शाम तक काम किया और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई एज की वजह से। जैसे मैं अपने फादर को जानता हूँ, शाम तक उन्होंने काम किया और मॉर्निंग में उनको एक अटैक आया और उस अटैक में पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज के बाद हॉस्पिटल ले गए तो उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि शाम तक वो अच्छे से काम कर रहे थे और जब हम हॉस्पिटल ले गए तब कोई इलाज उनका हो नहीं पाया और मेडिसिन वो लेते नहीं थे। हमारे नाना मेडिसिन कभी नहीं खाई जीवन में, और जब वो बीमार हुए तो उनको शहर ले जा रहे थे तो वो जाते जाते बोले कि अब हम लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि आप हमें अस्पताल ले जा रहे हो और अस्पताल से अब मेरी मृत्यु ही होकर आएगी। और यही हुआ भी कि वो 90 ईयर्स की एज में वो खूब चल फिर रहे थे, लेकिन उनको कुछ समस्याएं होनी शुरू हुई तो मेरे मामा लोगों ने कहा कि नहीं, अस्पताल नहीं जाते, ये दिखाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उनको ज़बरदस्ती लाद कर अस्पताल ले जाया गया और वो घर से जब निकले तो कह के गए कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा, और नहीं आए। 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। तो जो चौथी इंडस्ट्री है वो आयुर्वेद की है, जो हमारी आवश्यकता है। अगर मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ना हो तो मैं क्यों इंश्योरेंस करवाऊंगा? मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ना हो तो मैं क्यों हॉस्पिटल, क्यों इतना पैसा पैदा करना चाहूँगा? क्योंकि हम पैसा जो पैदा करते हैं ना, वो 3 चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो हमारी सिक्योरिटी, यानी कि भविष्य में भोजन की व्यवस्था बनी रहे। दूसरा जो व्यवस्था हम करते हैं वो करते हैं कि हमारा घर बना हो ताकि बुढ़ापा हमारा ठीक से कट जाए। तीसरा करते हैं जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे को पास पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा करके हम जमा करते हैं। और चौथी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में भटके नहीं, उनके खाने पीने की जुगाड़ होती रहे। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी फेक इंडस्ट्री पूरे देश की तैयार होती है और सर्विस सेक्टर तैयार होता है, जिसमें सर्विस के अंदर से सर्विस और उसके अंदर से सर्विस निकलती है। और जैसे जैसे वो फेक इंडस्ट्री तैयार करोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वैसी इंडस्ट्री तैयार होती जाती है और एक पूरा का पूरा फेक एरिया डेवलप हो जाता है। तो ये चौथी इंडस्ट्री है, इस पर क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छे से और इसमें लोगों को तैयार कर सकते हैं। और जो हम अंग्रेजी मेडिसिन बनाते हैं वो विश्व के जिन कंट्रियों को अच्छा लगता हो उनको देंगे। आज विश्व में कोरोना की दवा को लेकर हम ही सप्लाई कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहे हैं। तो जिनको हमारी मेडिसिन, जिनको मेडिसिन पर विश्वास है उनको ये करेंगे। लोकल जो हमारी आवश्यकता है वो आवश्यकता हम आयुर्वेद से पूर्ण कर लेंगे। हम मेडिसिन के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में फाइनल स्टेज पर जब हमें लगे कि नहीं अब इसके बगैर काम नहीं हो सकता, एट इंस्टेंट हमको कुछ चाहिए, क्योंकि मरना ही है, तो मरने के लिए वहां जाया जा सकता है उस हॉस्पिटल में। क्योंकि मन नहीं मानता, बीमार होता है व्यक्ति तो मन नहीं मानता, जो जैसा उपाय बताता है वैसा कर देता है और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको सुला दिया जाता है। इसलिए उसके रिश्तेदारों को भी ये लगने लगता है कि नहीं कुछ आराम मिल गया। हकीकत यह है कि इंजेक्शन लगाकर उसको और बीमार कर दिया या उसको कुछ ऐसा एंटीबायोटिक देकर और बीमार कर दिया। तो वो एट इंस्टेंट हमको रिलीफ मालूम पड़ने लगती है, लेकिन वो रिलीफ नहीं होती। 5वीं जो इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारत में है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन, चूंकि हमने फेक इंडस्ट्री तैयार की इसलिए फेक इंडस्ट्री के एम्प्लॉय भी अपने को चाहिए। तो हम जो एजुकेट भारत में करते हैं वो एजुकेशन का हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो अच्छा बेस्ट नौकर कैसे बनेगा, वो नौकरी कैसे करेगा, वो पैसा कमाने की व्यवस्था कैसे करेगा। तो हम उसको एजुकेट एक्चुअली नहीं करते, उसको स्किल डेवलप करते हैं। हमें चाहिए कि हम एजुकेट करें। एजुकेट करने के लिए आपको गुरुकुल व्यवस्थाओं को पुनः ध्यान में रखना होगा। एजुकेट करने के लिए आपको ये पूरी व्यवस्था को फिर से तैयार करना होगा। और एजुकेट करने के लिए आज
टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अगर इसी फेक एजुकेशन में हमको ध्यान देना है, जैसे मैं लॉ की बात करता हूं, तो लॉ की बात के लिए उसको कॉलेज जाने की बजाय क्या हम ये सारी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसके आने का, जाने का, कॉलेज में टाइम वेस्ट होने का सारा टाइम बच सकता है। और जैसे ही ये लॉ में एडमिशन ले, वैसे वो जूनियरशिप कहीं करने लगे जाके अपने सीनियर के साथ। सीनियर चूंकि होशियार है, जानने वाला है, तो इसने जो ऑनलाइन पढ़ा है, इसके जो प्रश्न हैं वो अपने सीनियर से पूछ सकता है। कोर्ट रोज जाएगा तो कोर्ट में तमाम तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे पूछ सकता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि टीचर से, जो पढ़ाने वाला टीचर है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता, चाहे वो कोचिंग पढ़ाता हो, कॉलेज पढ़ाता हो, वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो उतना निखर कर नहीं आ पाता। थ्योरेटिकली वो स्ट्रांग होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी वो स्किल डेवलप नहीं होते। तो थ्योरेटिकली टीचर जो पढ़ाए वो उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करे, सरकार उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी। यहां दिल्ली में बैठा टीचर अगर बेस्ट है, तो पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो उसको एक्सेस कर लें। अगर किसी आईआईटी का टीचर बेस्ट है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो उसको एक्सेस कर लें। फिर वो अपने जिस इंस्टीट्यूट में जाता है, वो प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में जाए, तो उन चीजों को यहां थ्योरेटिकली सीखे, प्रैक्टिकली वहां पर कुछ अर्निंग भी उसकी हो सकती है और प्रैक्टिकली वो वहां काम भी कर सकता है। तो क्या हम ऐसी एजुकेशन व्यवस्था को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो काम में एंगेज हो जाए? जब वो काम में वहीं एंगेज हो जाएगा, मतलब एजुकेशन के साथ साथ, तो बाद में वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए रोड पर नहीं उतरेगा। क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ा, प्रैक्टिकल आता नहीं है, प्रैक्टिकल आता नहीं है तो कोई कंपनी उसको हायर नहीं करती, कोई हायर नहीं करता तो रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है। और विशेष बहुत बड़ी बड़ी हमने सिखा दी कि भाई हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एमबीए करने के बाद ये 25 लाख का पैकेज मिलता है, ये इंजीनियरिंग करने के बाद ये 100 लाख का पैकेज मिलता है। ये ड्रीम्स दिखाकर उसका एडमिशन लिया था। अब वो जैसा भी उसको थ्योरेटिकली पढ़ा दिया, लेकिन वो उसी ड्रीम में अभी है, वो उसको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। 1 करोड़ का पैकेज मिलना नहीं था क्योंकि उसको अनुभव नहीं था, इसलिए उसने जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी। और जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी तो उसने रोड पर आकर धरने प्रदर्शन करने थे। और कुछ समय अगर रुक गया 2-3 साल, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। सरकार को गाली देने के अलावा उसके पास कोई इलाज नहीं है। तो क्या हम ऐसी एजुकेशन कंपलसरी कर सकते हैं कि 10वीं क्लास के बाद, 9वीं 10वीं के बाद बच्चे की आयु जब 18 वर्ष 17 वर्ष हो जाए, हमारे वेदों के अनुसार 15 वर्ष की आयु बताई गई है, और यह कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। 15 वर्ष की आयु के बाद उसके स्किल डेवलपमेंट करना शुरू करें, और 18 वर्ष की आयु के बाद उसका कहीं प्लेसमेंट करवा दें। वो कहीं जूनियरशिप, आर्टिकलशिप करे जाके, और जैसे वो आर्टिकलशिप करे तो उसकी जो एजुकेशन का पार्ट है वो ऑनलाइन घर में पढ़े, और जाकर अपने सीनियर से, जो जहां भी वो जाता है, वो उन सीनियर से जाकर वार्ता करे, उसके क्लैरिफिकेशन, उसके डाउट्स क्लियर करवाए, ना कि वो कॉलेज में अपना टाइम खराब करे। तो मुझे लगता है कि हम एजुकेशन जो उसको शिक्षित करे, जो उसको व्यवहार प्रक्रिया बताए, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में। जैसे मैंने कहा, आयुर्वेद का उसको ज्ञान दिया जाए जो दिया जाता था पहले। अगर आप पुरानी शिक्षा की बात करेंगे तो हम उस शिक्षा में जो वेदांग हैं, 6 वेदांगों को पढ़ाते थे। कल्प, सूत्र, छंद, ज्योतिष और आयुर्वेद। और आयुर्वेद हालांकि उस कैटेगरी में नहीं आता, और शिक्षा, और ऐसे करके हम उनको पढ़ाते थे। इन चीजों को जाने बगैर वो शिक्षित नहीं हो सकता। ये बेसिक चीजें होती थी। इसके बाद वो वेदों को पढ़ना शुरू करता था, वेद पढ़ने के लायक हो जाता था, और वेद पढ़ने के लायक हो जाता तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और वो शिक्षित होता था, मेंटली तैयार होता था। जब व्यक्ति मेंटली तैयार होगा तो वो आज की स्कूली एजुकेशन कुछ भी ना ली हो तो भी वो बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। मैं इसलिए और इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको बहुत सारे लोग अनपढ़ भी कहते हैं, वो एक एज के बाद, 9वीं 10वीं जो भी क्लास है, उसके बाद फिर वो स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। उन्होंने सारी डिग्रियां बीए में जो भी किया वो उन्होंने करस्पॉन्डेंस से की, यानी कि बुक्स आई, और वो प्रैक्टिकली लोगों के बीच में जाते रहे। प्रैक्टिकली जाने की वजह से उनको वो अनुभव प्राप्त हो गए देश के, जो एक व्यक्ति को सामान्यता होने चाहिए। अब वो, हम ये भी कह सकते हैं कि वो अंधों में काने राजा हो गए, क्योंकि हमने पुरानी एजुकेशन पूरी समाप्त कर दी। वो उनकी तरह कुछ लोग निकले जिन्होंने वो स्कूल में ना जाकर वो एजुकेशन लेने लगे करस्पॉन्डेंस से, इसलिए वो हम में से सबसे होशियार हो गए। अगर सोच के देखो, ऐसी एजुकेशन पूरे देश को सिस्टमेटिक दे दी जाए, और आज तो ऐप अवेलेबल है, आज करस्पॉन्डेंस में बुक्स भी नहीं चाहिए, आपके पास ऐप अवेलेबल है। हमारा भी एक ऐप है लॉ पढ़ने के लिए। आपको स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप क्यों कोचिंग जाते हैं, क्यों कॉलेज जाने की आवश्यकता पड़े? आप कोर्ट जाइए ना, सीधे कोर्ट में वो ऐप से पढ़िए, और कोर्ट में जाके अपने सीनियर से प्रश्न करिए अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं। और सीनियर
से प्रश्न करेंगे तो उसकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और अच्छा एक इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो आप निखर कर आएंगे। ये 3 साल या 5 साल कॉलेज में हमने खराब किए, वो 3 साल 5 साल में जो पढ़ना था वो हम घर में पढ़ लेते और इसी का प्रैक्टिकल अनुभव हम कोर्ट में जाकर ले लेते हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन पर, इस पर हमें खर्च करना चाहिए कि फ्री में सरकारें सॉफ्टवेयर तैयार करें, फ्री में डेटाबेस तैयार करें, टीचर्स को एक्सेस दें, स्टूडेंट्स को एक्सेस दें, उनके पेमेंट गेटवे लगाएं कि अगर वो मेरे को एक्सेस करना चाहता है तो हमें वो एप्लीकेशन कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर मैं पढ़ा सकता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से अपनी चॉइस का पैसा ले सकता हूं। अब इसको करने के लिए ना हमें कोई अलग से स्पेस चाहिए, ना अलग से स्कूल चाहिए, ना अलग से प्लेग्राउंड चाहिए। क्या है, सब कुछ वो घर में रहकर अपना विकास कर सकता है और उसके साथ साथ वो पढ़ सकता है। इन 5 चीजों पर अगर हम सही से कंसंट्रेट कर जाएं तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे देश का भाग्य कहां ले जाया जा सकता है और हमारी लोकल आवश्यकताएं लोकल प्रोडक्शन से ही पूरी हों, हमारी लोकल आवश्यकताएं इंपोर्ट से पूरी ना हो, हम केवल एक एक्सपोर्टर बने और एक्सपोर्टर बनने के नाते हमें फॉरेन करेंसी वहां से मिले। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर मेरा एक पीछे प्लान योगी जी के नाम से मैंने बनाया था, उसको भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं इन 5 चीज़ों के अलावा जो इनसे कनेक्टेड चीज़ें हैं वो छोटी छोटी और डेवलप हो सकती हैं, लेकिन बेसिक फोकस इन 5 चीज़ों पर रहे तो भारत बहुत जल्दी 21वीं सेंचुरी में विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व के उस पायदान पर खड़ा होगा जिस पायदान पर लोग ख्वाब देखते हैं। जैसा कि वो मिडिल एज भी ना कहिए, जो गुप्त काल में हम जिस स्थिति में थे या उससे पहले हम जिस स्थिति में थे उसमें आज भी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।